क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल क्या होता है? सेल को डिस्कवर किसने किया है? सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट्स क्या है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं मीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी और सेल होता क्या है। रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क को लिया और उसे एग्जामिन किया। कॉर्क क्या होता है? जो हमारे एक ट्री का जो एक ब्रांच होता है, जो एक तना होता है, उसे लिया और उसे एग्जामिन करा अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। जब वो उसे एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क था वो एक पूरा की पूरा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था। हनीकॉम्ब क्या होता है? हनीकॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता, जो आपने आसपास कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो वैसा एक स्ट्रक्चर वहां पर वो फॉर्म कर रहे थे, यानी कि जो छोटी छोटी सेपरेट यूनिट्स थी उन्हें वहां पर वो दिख रही थी, छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे थे जो कि मिलके पूरा की पूरा कॉर्क बना रहे थे, वो पूरा की पूरा ब्रांच बना रहे थे। तो उन्होंने ये जो छोटी छोटी यूनिट्स थी उन्हें नाम दिया सेल। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो पूरा की पूरा कॉर्क है वो बना हुआ है यही छोटी छोटी कुछ यूनिट्स का, और जो टुगेदर यानी कि साथ में ये यूनिट्स जुड़ के पूरा की पूरा कॉर्क बना रही है। और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स थी, स्मॉल यूनिट्स थी, इसे नाम दिया गया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, सेल होता है कैदी को जिसमें डाला जाता है जेल। वो क्या होता है? सेल को हम बोल सकते हैं स्मॉल स्पेस और सेपरेट स्पेस। क्या बोल सकते हैं? स्मॉल स्पेस और सेपरेट स्पेस। तो वैसा ही सेल में होता है, जो हम जिस सेल की स्टडी करेंगे, हर सेल में एक स्मॉल स्पेस होती है वो, और दूसरे जो अदर सेल्स है, जो दूसरी अदर यूनिट्स है, उनसे सेपरेट होता है। और सेल की अब स्टडी हम चैप्टर में करने वाले हैं। तो सेल को एक इंट्रो के तौर पर हम लेके देखें तो हमने ये देख लिया है कि उसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और कैसे किया था? बाय एग्जामिनिंग अ कॉर्क। अब जितने भी आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन का काम चलते हुए, तो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, घर बनता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सीमेंट, सैंड, बहुत सारी चीजें हो रही होगी। तो आप सभी सही है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ब्रिक्स, मींस ईट। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट जो एक ब्रिक्स है वो मेजर रोल प्ले करती है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में, सभी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में जो सेल है वो उसी ब्रिक्स के जैसा है। यानी कि फंक्शनल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कंस्ट्रक्शन के टाइम, हाउस के टाइम वो ब्रिक्स थी, वो ईट्स थी। और यहां पर जब हम लाइफ की बात करते हैं तो फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट हमारा सेल होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है लिविंग का। अब सेल को लेके, इस चैप्टर को लेके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी, जो कुछ साइंटिस्ट ने की थी, हम उसे याद करने वाले हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम एक एक साइंटिस्ट को लेके एक एक डिस्कवरी देखेंगे और उससे अपने माइंड में आप लोगों को एकदम रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये चीज इस कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है सेल को डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने, तो यहां से हमें कोई डाउट नहीं है। बट लेटर क्या हुआ, लिवन हुक करके एक साइंटिस्ट है, लिवन हुक करके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने पहली बार फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था पॉन्ड में। पॉन्ड यानी कि तालाब में लिवन हुक ने फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। अब हम चलते हैं और आगे। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है, जो अगले साइंटिस्ट आपको देकर रखा है एनसीईआरटी में, तो रॉबर्ट जो ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन जिनका नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में थोड़ी ही देर बाद। तो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की।
प्रोटोप्लाज्म जो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, वो डिस्कवर किया था पुरकिंजी नाम के एक साइंटिस्ट ने। आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते, पी से पी मींस प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना साइंटिस्ट भी पी से ही है, पुरकिंजी ने। और पुरकिंजी ने क्या डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है वो भी चीज पी से ही है, प्रोटोप्लाज्म किया था। तो पी से आपको याद रहेगा प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजी। और अब हम आगे चलते हैं तो एक सेल थ्योरी हमें देखने को मिलती है। सेल थ्योरी क्या कहती है और सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी ये कहती है कि इस सराउंडिंग में, आप मान सकते हैं इस एटमॉस्फेयर में, इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स है, लिविंग बींग्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, ये सभी कंपोज्ड है एक फंडामेंटल यूनिट, एक फंक्शनल यूनिट सेल के, जिससे सभी बने हुए हैं और ये बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रही है। इसे और शॉर्ट करते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स नेम्ड और नोन एज सेल एंड सेल प्ले अ फंक्शनल रोल इन लाइफ। यानी कि सेल एक बहुत ही फंडामेंटल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है। ये हमारी थी सेल थ्योरी, और ये सेल थ्योरी दी थी हमें दो बायोलॉजिस्ट, स्लाइडन और स्वान ने। अब सेल थ्योरी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो थोड़ा सा एक्सपांड हुई, यानी कि उसे और अच्छे से बताया गया, और सेल थ्योरी में एक चीज आई, वो दी थी जो मॉडर्न सेल थ्योरी हम बोल सकते हैं, या जिसे और ज्यादा ब्रॉड करके जो सेल थ्योरी बाद में बताई गई वो दी थी, जिनका नाम है साइंटिस्ट विर्को। विर्को ने हमें दी थी मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, उससे पहले एक क्वेश्चन हमें ये पूछना है माइंड से कि जब हम छोटे होते हैं, हम में बहुत सारे सेल्स हैं, हमने बोला ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हमारे सेल्स भी बढ़ते रहते हैं। बट जब हम छोटे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमारी बॉडी में कम सेल्स होंगे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो सेल्स ज्यादा हो रहे हैं, इतना भी समझ में आता है। बट ये सेल्स आए कहां से? क्या आपके हर बर्थडे पर भगवान आते हैं बकेट लेके, ये लो बेटा इस साल के आपके सेल्स, ऐसा कुछ होता है? सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ मुझे भी पता है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि एक जो बेबी है जिसमें इतने कम सेल्स होते हैं, एक टाइम पे एक ही सेल होता है, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स कैसे आ जाते हैं जब वो एक एडल्ट बन जाता है? तो ये जवाब हमें मिलेगा मॉडर्न सेल थ्योरी जो कि दी है विर्को ने। मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। मींस जो हमारे नए सेल्स होंगे वो जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वही डिवाइड होंगे और वही नए सेल्स में बन जाएंगे। एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं एक सेल है वो डिवाइड हुआ दो में, फिर कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चल रही है और ऐसा डिवीजन हमारी बॉडी में चल रहा है। तो ये जो न्यू सेल्स है ये कहां से आए? हमारे ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल थ्योरी में क्लियर हो गई है। सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन और स्वान ने, जो कहती है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल एंड इट्स प्ले अ वेरी फंक्शनल यूनिट इन लाइफ। एंड मॉडर्न सेल थ्योरी जो कि विर्को ने दी है वो ये कहती है all the new cells arise from pre-existing cells, यानी कि पुराने सेल से ही नए सेल्स आते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी के साथ साथ और ज्यादा न्यू चीजें मॉडर्न साइंस में हमें देखने को मिली। तो ये सब इंप्रूवमेंट के बाद सेल की स्टडी को करना और भी ज्यादा इजी बन गया था और बहुत सारे सोर्सेस साइंटिस्ट को मिलने लगे थे ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके सेल को। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मींस जो एक सिंगल सेल होता है उसमें भी इतनी एबिलिटी होती है कि वो भी लाइफ को राइज दे सकता है, वो भी जीवन की स्थापना कर सकता है। मींस वहां से भी लाइफ अपने कदम उठा सकती है। इसका एक एग्जांपल लेंगे, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब एग्जांपल होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के। और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में जो यूनि है उसका मीन्स होता है सिंगल और सेल्यूलर का मीन्स सेल, यानी कि सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर। तो यहां से हमें चीज समझ आई, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है वो होते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, ये उसके एग्जांपल है। और एक सिंगल सेल भी लाइफ को राइज दे सकता है और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब क्या होगा जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, फंगाई में होता है, ये सब किसके एग्जांपल है? क्या ये यूनिसेल्यूलर के एग्जांपल है?
जी नहीं, ये यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। इसका मतलब हमें एक सेल्स तो नहीं है। यहां पर जो है नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग उसमें रहते हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है तो हम अपने जो क्राइटेरिया है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक सेल से ज्यादा सेल्स होते हैं हम उन्हें बोल रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और हम उन्हें क्राइटेरिया में डालते हैं मल्टी सेल्यूलर के। मल्टी मीन्स बहुत सारे, मैनी, और सेल्यूलर मीन्स सेल्स, मैनी सेल्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेल्स आए कहां से, इतने सारे सेल्स आए कहां से? एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बट इसका आंसर अब आप सभी दे सकते हैं, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पुराने सेल से ही न्यू सेल्स आते हैं। अब एक जो ह्यूमन बॉडी का हम एग्जांपल लेके देखें या किसी और ऑर्गेनिजम्स का भी एग्जांपल लेके देखते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में हम बात करेंगे फैट सेल्स, स्पर्म सेल, ओवम सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल्स, बहुत सारी वैरायटी हमें सेल्स के बारे में देखने को मिल रही है। तो जब इतने टाइप्स के सेल है तो ये क्या सब एक ही काम करते होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इन सभी सेल्स का शेप अलग होता है, और शेप तो शेप, इन सभी का फंक्शंस भी अलग होता है। मींस जो साइज होगा और जो शेप होगा वो डिपेंड करता है सेल की पोजीशन और सेल के मेनली फंक्शन पे, कि वो क्या फंक्शन वहां पर परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है और जो स्टमक है वो फूड डाइजेस्ट करता है, तो वैसे ही हमें समझना है जो हर सेल है वो अपना अपना एक फंक्शन कर रहा है बॉडी में। जो चाहे वो क्यों ना वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना हो, जो हमारे ओल्ड सेल्स हो गए उनको रिप्लेस करना हो, या इंजर्ड सेल्स, डैमेज सेल्स को फिर से ठीक करना हो। इसी तरह हर सेल अपना अपना काम करता है और अपनी जो ग्रोथ होती है ह्यूमंस की और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उसमें हेल्प करते हैं। ये जितने भी सेल्स है ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये कर कैसे रहे? इसके अंदर, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। मींस जैसे हम बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, हमारा लीवर हो गया, हम इसे क्या बोलते हैं? बॉडी ऑर्गन्स। ये क्या है? बॉडी के ऑर्गन्स है। तो वैसे ही ऑर्गेनल्स हमें सेल्स में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के ऑर्गन्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो जो सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उनकी वजह से ही सेल्स ये सारे परफॉर्म कर पा रहा है, ये जितनी भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर पा रहा है। ये जो ऑर्गेनल्स है यही सेल को कंपोज करते हैं और उसकी सारी की सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसा कि हमने देखा, जो क्लीनिंग हो, डैमेजिंग को रिपेयर करना हो, इंजर्ड को रिपेयर करना हो, या ओल्ड वन को न्यू में रिप्लेस करना हो। और एक कमाल की बात जो हमें देखने को मिलती है कि ये डिपेंड नहीं है इस चीज पर कि क्या उनका शेप होगा, साइज होगा, अलग अलग नहीं होने वाला है। मींस यहां से हमें कंक्लूजन ये है, जो ऑर्गेनल्स है हम देख रहे हैं सारे सेल्स क्या करते हैं, कोई अलग अलग फंक्शन कर रहा है। जैसे हार्ट के सेल्स होंगे वो अलग फंक्शन, सारी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, बट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होंगे, मींस सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो सेम होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो कोई सा भी फंक्शन कर रहा हो। यानी कि सभी सेल्स में क्या होने वाले? ऑर्गेनल्स सेम होंगे, भले ही वो अलग अलग फंक्शन क्यों ना करते हो। सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? तो अब हम बात करने वाले हैं सेल के अंदर की और चलने वाले सेल के अंदर। तो सेल तीन चीजों से कंपोज्ड होता है। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो अब हम इन तीनों चीजों की स्टडी करने वाले हैं। ब्रीफ में तीनों को एक एक बार लेंगे और इनकी स्टडी हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शील्ड है। शील्ड क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है एनिमी से वॉरियर को। वैसे ही जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक लेयर होती है, यानी कि सेल के जो बाउंड्री होगी उस पर सबसे पहले जो चीज हमें देखने को मिलेगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे सेल के अंदर की चीजों को बचा रही है, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे कोई भी डिस्टर्बेंस या सराउंडिंग से कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब ना करे, उस चीज से प्रिवेंट करता है सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करता है कुछ ही चीजों को इन और आउट की।
मीन्स यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जो सेल को चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन, कुछ गैसेस जो सेल को चाहिए और हमारी बॉडी को चाहिए। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ ही चीजें परमिट करता है, अलाउ करता है सेल के इन और आउट होने के। तो फुल्ली प्रोटेक्शन यहां पर सेल को मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर जाने की परमिट देता है, इसलिए हम इसे एक और नाम से जानते हैं, और जो कि है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी हम इसे बोल सकते हैं। अब हमें यह सोचना है कि जितनी भी गैसेस है उसका एक्सचेंज कैसे होता होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक आउटर रिजिड कवरिंग है सेल के आउटसाइड, तो यहां पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होने वाला है सेल के अंदर। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन और CO2 का, और उससे पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। आप डिफ्यूजन में सिर्फ एक चीज समझ सकते हैं, अगर इसे अच्छे से आपको माइंड में फिट करके रखना है, हायर टू लोअर। मीन्स आप एक चीज आपने दिमाग में बैठा ली, हायर टू लोअर, यानी कि जो चीजें होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, और वही हमें यहां देखने को मिलेगा। तो कर लिया है आपने इसको माइंड में फिट। अब देखिए कितनी जल्दी ये फिनोमेना हम समझने वाले हैं। अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का हम एग्जांपल लेंगे, मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें पता है हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल में हम CO2 बाहर करते हैं। तो अब जब क्या होगा, जब गैसेस का एक्सचेंज होगा सेल के अंदर, तो क्या होता है सेल के अंदर और मीडियम, हमें दो चीजें याद रखनी है। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर जो सराउंडिंग है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि बाहर मीडियम में, सराउंडिंग में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर मीडियम से अंदर सेल की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कहां से कहां ट्रेवल करना है हमें, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीडियम में था हायर कंसंट्रेशन और हम अब आ गए सेल के अंदर जहां था लोअर कंसंट्रेशन। अब जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होने वाला है। अगर CO2 का कंसंट्रेशन भी है, अगर हम एग्जांपल के लिए देखे तो CO2 का कंसंट्रेशन जब बाहर कम हो गया और सेल के अंदर ज्यादा है, तो अब CO2 कहां जाने वाला है, सेल के अंदर कि सेल के बाहर? नहीं, अब वो जाने वाला है सेल के बाहर, क्योंकि सेल के अंदर अब क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और मीडियम में जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। और हम जानते हैं चीजें ट्रैवल करती है अब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वाला चीज है इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीन्स है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी हमने एक्सचेंज ऑफ गैस देखा कि कैसे ऑक्सीजन और CO2 का इन और आउट होता होगा। जब बाहर CO2 की कमी होगी, CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा और अंदर ज्यादा होगा, तो सेल से रिमूव होने वाला है। और जब ऑक्सीजन अंदर कंसंट्रेशन में कम होगा और मीडियम और सराउंडिंग में ज्यादा होगा, तो जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करेगा सेल के अंदर, क्योंकि चीजें जाएगी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जो वाटर है वो भी ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। तो हम एक लॉ ऑफ डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस देखने वाले हैं, जो कि है ऑस्मोसिस। अब हम बढ़ेंगे ऑस्मोसिस की स्टडी की तरफ। तो अब हमने गैसेस का एग्जांपल ले लिया था, डिफ्यूजन समझ चुके थे, और अभी हमने बात की है कि जो वाटर होता है वो भी ओबे करता है कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। तो अब देखते हैं कैसे करता है। यानी कि जो मूवमेंट होगा वाटर का, हल्का सा डेफिनेशन है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में, जो मूवमेंट होगा वाटर का एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा, वो डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम और कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व हुआ है। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे तीन केसेस। हम मान के चलते एक सॉल्ट या एक शुगर सॉल्यूशन हमारे पास है और अब हम उसे ट्रेवल करवाने वाले हैं, तो हमें तीन केसेस देखने को मिलते हैं। तो हमें ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन थी वो इंपॉर्टेंट है, और अब हम जो तीन चीजें डिस्कस करेंगे ये आपको बाय लिप्स टू लिप्स, बाय टंग टू टंग एकदम दिमाग में फिट करना है। तो पहला जो केस होता है
उसमें यहां पर हमें ये देखने को मिलेगा जो सराउंडिंग है यानी कि जो मीडियम है उसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन है और सेल में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो है। तो ऐसे केस में वाटर कहां ट्रेवल करने वाला है, हमें ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। मीडियम में है हायर, सेल में है लोअर, तो कहां जाएगा? हायर टू लोअर मींस मीडियम टू सेल। इस केस में जहां पर मीडियम सराउंडिंग में ज्यादा वाटर होगा तो इस केस में सेल के अंदर जाएगा वाटर और सेल जो हमारा सेल है वो वाटर को गेन करने वाला है और हल्का सा स्वेल हो जाएगा यानी कि सूजन सी उसमें आ जाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं थोड़ा सा फुल जाएगा क्योंकि उसने वाटर गेन कर लिया है। और ये जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन मीडियम हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन एंड सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन एंड finally in the end water travels to higher to lower means medium to cell। और इस जो कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे मीडियम का कंसंट्रेशन सेम है, मीडियम का जो वाटर कंसंट्रेशन जितना है उतना ही सेल के अंदर है, मींस मीडियम का कंसंट्रेशन भी उतना ही है, सेल का भी उतना ही है, दोनों हो गए सेम सेम, दोनों का कंसंट्रेशन है सेम। तो जब वाटर कंसंट्रेशन मीडियम और सराउंडिंग का सेम होगा तो उस कंडीशन को, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब हमारे मीडियम सेल दोनों का ही वाटर कंसंट्रेशन सेम होने वाला है। अब हमारे थर्ड और लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं जहां पे सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो जब सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है, मीडियम के अंदर कम कंसंट्रेशन होगा यानी कि बाहर जो सराउंडिंग है उसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है और सेल के अंदर हाई है, तो ऐसे केस में सेल वाटर को लॉस करने वाला है और श्रिंकेज करेगा। यहां पर हमने उधर देखा था जब गेन कर रहा था तो स्वेल हो रहा था और यहां पे लॉस करेगा तो श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। जब सेल वाटर को लॉस करेगा मीडियम की तरफ तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ना चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड केस, जब मीडियम में कंसेंट्रेशन होगा कम, सेल में होगा ज्यादा, तो इस केस में सेल करेगा वाटर को लॉस और सिकुड़ जाएगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, हमारा कुछ भी नुकसान होता है, पैसे गिर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हाइपर हो जाएंगे। तो वैसे सेल भी यहां पर क्या लॉस कर रहा है? वाटर को लॉस कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर सेल हाइपर हो चुका है क्योंकि उसने सॉल्यूशन लॉस कर दिया है। तो हमने तीन केस डिस्कस किए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये तीनों केसेस हमें क्लियर हो चुके हैं। तो जो हमारा ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जैसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे उसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल की। ये सेल वॉल क्या नई चीज आ गई है सर? आपने तो बोला था तीन ही चीजें हमें स्टडी करना है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। जी हाँ, आपको बिल्कुल दिमाग में फिट रखना है। एनिमल सेल्स की बात नहीं हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में हमें एक और रिजिड आउटर कवरिंग देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, जो कि होती है सेल वॉल। सेल वॉल एक और रिजिड आउटर कवरिंग है जो सेल को कवरिंग दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, और जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है। यानी कि इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स हैव सेल वॉल। अब जो हमारी सेल वॉल है वो कंपोज्ड होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। मींस जिस सेल्यूलोज से ये बनी हुई होती है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है? प्लांट्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ये अब क्या होगा यहां पर, जब लॉस होगा वाटर का, हम जानते हैं जब लॉस करेगा सेल वाटर को तो क्या होगा? श्रिंकेज होगा। तो जब सेल वाटर को लॉस करेगा और जब श्रिंकेज होगा तो उस जो हमारी जो प्रोसेस है इस चीज को हम बोलने वाले हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जब सेल श्रिंकेज होगा वाटर लॉस करके उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सेल वॉल अलाउ करती है बैक्टीरिया को और प्लांट्स को बहुत ज्यादा डाइल्यूट रहने में। बहुत ज्यादा डाइल्यूट रहने का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा वाटर ही हर जगह। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो डाइल्यूट केस क्या है? सेल में बहुत सारा पानी हो और सेल फिर भी बर्स्ट नहीं होगा। हमने देखा था जब सेल वाटर गेन कर रहा है तो क्या हो रहा था? स्वेल हो रहा था, यानी कि ऐसा सूज सा जा रहा था।
लेकिन जो हमारी सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल को अलाउ करती है हाइपोटोनिक रहने के लिए, हाइपोटोनिक रहने में उसे हेल्प कर रही है। मींस जब वो वाटर गेन कर लेता है तो वो बर्स्ट नहीं होगा, वो उसे वाटर गेन करने में और डाइल्यूट रहने में, और हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक रहने में हेल्प करती है। और हमें हमेशा सेल वॉल को ये चीज रिमाइंड रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक डार्क कलर्ड ओवल शेप्ड सब्सटेंस है जो कि हमें सेल के एकदम सेंटर में देखने को मिलता है। जो न्यूक्लियस है वो लाई करता है एकदम सेंटर ऑफ द सेल में, जो कि शेप में ओवल है और एक डार्क कलर्ड होता है जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। यानी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा हमें पता होगा, आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा। तो हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। अब क्रोमोसोम्स में क्या होती है? क्रोमोसोम्स में होती है इंफॉर्मेशन जो कि जाएगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सेल्यूलर एक्टिविटीज में और रिप्रोडक्शन की सेल्यूलर एक्टिविटीज में भी। यानी कि जो क्रोमोसोम्स है, हमने देखा क्रोमेटिन मटेरियल था, ऑर्गेनाइज था क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स में होती है इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन? पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन तक जो ट्रेड्स जाएंगे वो। कभी भी आपने सोचा एक एलिफेंट का बच्चा लॉयन क्यों नहीं होता, एक मंकी का बच्चा पैरट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ सेल। हमारे सेल्स जो स्पर्म सेल्स है, जो सब में सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं, वो जाते हैं और जब एक बेबी फॉर्म होता है तो सेल से इंफॉर्मेशन जाती है। और ये इंफॉर्मेशन किस में होती है? क्रोमोसोम्स में। हमने देखा क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है किस चीज की? पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन जो इंफॉर्मेशन जाने वाली है वो इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज था क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, क्रोमोसोम्स में होती है इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन जो जाने वाली है, और किसके फॉर्म में होती है? तो डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। डीएनए का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, ये हमें एमसीक्यूज या एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में फिट रखना है। जो फंक्शनल सेगमेंट यूनिट्स होती है वो होती है जीन्स। यहां पर जो हमें डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट्स यूनिट्स हमें देखने को मिलती है वो होती है जीन्स। तो एक बार फिर से तो छोटा सा रिकैप करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हुआ था क्रोमोसोम्स में, उसमें होती है इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन की, और वो होती है डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो ऐसे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेंटर में एकदम सेल के लाए होके। वो बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज और रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब इस चैप्टर में आगे के जितने भी टॉपिक्स है हम वो अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ मैं मिहिर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बन जाइए बंकिस्तान आपकी फैमिली का हिस्सा।